बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, हमारी आज की डिस्कशन रेगुला फाल्सी या इसे हम मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन भी कहते हैं, इसके बारे में है। हमारा जो आज का लेक्चर है ये सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर वन वेरिएबल इक्वेशन जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उस सीरीज का ये फिफ्थ लेक्चर है हमारा। उस हवाले से हमने स्टार्ट में ही जब क्लासिफिकेशन की थी कि वन वेरिएबल इक्वेशन जो है उसके सोल्यूशन फाइंड करने के जो मेथड है, तो उसमें ये फिफ्थ मेथड जो है आज हमने स्टडी करना है। तो इस मेथड को रेगुला फाल्सी या फाल्स पोजीशन मेथड को कहते हैं। इस मेथड में जो पहले हमने मेथड पढ़े हैं उनसे क्या चीज़ डिफरेंट है, और इस मेथड को हम किस तरह से जो है वो इसका एल्गोरिदम डेवलप कर सकते हैं, और किस तरह से इस मेथड से हम C++ लैंग्वेज यूज़ करते हुए इसका प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। तो बारी बारी स्टेप बाय स्टेप हमने ये चीज़ें जो है वो सीखनी है। तो पहली चीज़ है कि रेगुलर फाल्सी या मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन जो है वो क्या चीज़ है। रेगुलर फाल्सी का मतलब है फाल्स रूल, यानी गलत रूल। बुनियादी तौर पे आप जानबूझ के एक मिस्टेक करते हैं पोजीशन को स्पेसिफाई करते हुए, और वो जो आप मिस्टेक करते हैं उस मिस्टेक की वजह से जो आपके प्रोग्राम की कन्वर्जेंस है वो तेज हो जाती है, जल्दी आपका रूट जो है वो कन्वर्ज कर जाता है एग्जैक्ट रूट की। इसी वजह से, उसी मिस्टेक की वजह से जो आप कर रहे हैं इस मेथड को मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन, यानी आप जानबूझ के गलत पोजीशन का इंतखाब कर रहे हैं, या रेगुलर फाल्सी मेथड। रेगुलर फाल्सी मेथड बुनियादी तौर पे अगर देखें काम कैसे करता है, तो इसकी बेसिक जो थ्योरी है वो वही है जो हम सेकंड मेथड में पढ़ के आए थे। एग्जैक्ट सेम मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो इसमें इस्तेमाल करते हैं। और जो डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि सेकंड मेथड में सेकंड लाइन ड्रा करने के लिए दो पॉइंट जो होते थे, उसमें नेक्स्ट पॉइंट जब आपके पास आ जाता था तो आप पहला पॉइंट जो है उसको छोड़ देते थे, आप स्वैपिंग करते थे पॉइंट्स की। लेकिन यहाँ पे आपने ऐसा नहीं करना। जब हम मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन करेंगे तो खुद से पोजीशन का इंतखाब गलत कर देंगे, और गलती जो है वो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल आंखें बंद करके हमने मिस्टेक की है, बल्कि हमने जो अवेलेबल पॉइंट्स हैं उसमें से ऐसे पॉइंट्स चूज करने हैं जिन पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो अपोजिट, यानी आप दो पॉइंट्स ब्रैकेट्स बना लेते हैं। जैसे दो पॉइंट ए और बी लिए थे हमने बाइसेक्शन मेथड में, ए और बी, तो वहां पे एक कंडीशन लगाई थी कि रूट का ए और बी के दरमियान में मौजूद होना जरूरी है। तो वो कंडीशन तब सेटिस्फाई होती थी जब एफ ऑफ ए का साइन डिफरेंट हो और एफ ऑफ बी का साइन जो है वो डिफरेंट हो। अगेन यहाँ पे भी ऐसे ही है, आपके पास जैसे ये तीन पॉइंट हैं, पी एन है, पी एन माइनस वन है, पी एन माइनस टू है। इन तीन में से कोई सिर्फ दो पॉइंट ऐसे होंगे जिनके दरमियान जो है वो रूट एग्जिस्ट करेगा, तो उन दो पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे और तीसरे पॉइंट को जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। तो मेथड मैथमेटिकली अगर बैकग्राउंड के हिसाब से देखें तो एग्जैक्ट वही है जो सेकंड मेथड है। तो इसमें भी जो ग्राफिकल लाइन ड्रा होगी वो सेकंड लाइन ही होगी, और वो लाइन एक्सिस को जहां इंटरसेप्ट करेगी उस पॉइंट को जो है वो हमारा नेक्स्ट गेस होगा। उस पॉइंट को लेंगे और पिछले दोनों पॉइंट्स के साथ कंपेयर करेंगे कि नेक्स्ट आपका पेयर जो है वो कौन सा बन सकता है। सो इसमें सेकंड मेथड की तरह नहीं है कि हमेशा हम आखिरी पॉइंट को, पहला जो इनिशियल गेस होता था उसको छोड़ देते थे और नेक्स्ट जो दो पॉइंट होते थे उनको सिलेक्ट करते थे। इसमें ऐसा हरगिज नहीं है। इसमें आप कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे, नए पॉइंट का फर्स्ट गेस के साथ कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे, अगर उसका जो फंक्शन का प्रोडक्ट है इन दो पॉइंट्स पे वो लेस देन 0 आ गया तो रूट इन दो पॉइंट्स के दरमियान लाया करेगा। तो अगले गैस में हम ये वाले दो पॉइंट इस्तेमाल करेंगे। अगर सेकंड जो गैस था और जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है इनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, तो फिर रूट जो है वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान में लाई करेगा। ठीक है, तो हम कहते हैं इट इंक्लूड टेस्ट टू इंश्योर दैट रूट इज ऑलवेज ब्रैकेटेड बिटवीन सक्सेसिव आइटरेशन। ठीक है, तो जो भी हमने पॉइंट लेने हैं सेकंड मेथड में ये पॉसिबल था कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ जाएं या दोनों वैल्यू नेगेटिव आ जाएं, तो तब भी हम एक्स इंटरसेप्ट को देखते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पॉइंट्स ऐसे चूज किए जाएंगे कि रूट हमेशा उन दो पॉइंट्स के दरमियान में लाए करता होगा। ठीक है, तो ब्रैकेटिंग एक मेथड है। तो बेसिकली रेगुलर फाल्सी या मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन उस ब्रैकेटिंग मेथड को
यूज करता है, और ये मेथड हम ऑलरेडी बाइसेक्शन मेथड में भी इस्तेमाल कर चुके हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अगर इसको देखें तो हम क्या करने वाले हैं। तो फर्स्ट चूज इनिशियल अप्रोक्सीमेशन पी नॉट एंड टी, दो पॉइंट आपने चूज किए पी नॉट एंड पी वन, विद एफ ऑफ पी नॉट मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ पी वन इज लेस देन 0। तो आपने शुरू से ही मेक श्योर किया कि एफ ऑफ पी नॉट और एफ ऑफ पी वन का साइन डिफरेंट है। साइन डिफरेंट होगा तभी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो हम कहेंगे कि ये लेस देन 0 है। ठीक है, द अप्रोक्सीमेशन P2 आपने इससे फाइंड आउट करनी है, चूजन इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ सेकंड मेथड। ठीक है, क्या करते थे उसमें, एज द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन जॉइनिंग P नॉट एफ ऑफ P नॉट, ये एक पॉइंट है आपके पास फंक्शन की कर्व के ऊपर, और P1 एफ ऑफ P1, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है जहां एक्सिस को इंटरसेप्ट करती थी, वो हमारा जो है वो हमारी अप्रोक्सीमेशन होती थी, उसे आप P2 कह लें या जो भी नाम दे लें। सो टू डिसाइड विच सेकेंड लाइन इज टू यूज टू कंप्यूट P3, तो सेकेंड मेथड में तो एक वेल डिफाइंड अप्रोच मौजूद थी कि आपने P नॉट को छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना कि P3 फाइंड आउट करने के लिए आपने P नॉट, P1 और P2 में से कौन से दो पॉइंट जो है वो सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप जो है वो प्रोडक्ट चेक करेंगे एफ ऑफ P2 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ P1, या मोर स्पेसिफिकली से सिर्फ साइन को देख लें अगर आप इनके, कि एक पॉजिटिव है फंक्शन, एक के ऊपर दूसरे के ऊपर फंक्शन नेगेटिव है, तो उस सूरत में एफ ऑफ P2 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ P1 अगर साइन अपोजिट हुए तो वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। इसका मतलब P2 और P1 के दरमियान में रूट एग्जिस्ट करता है, तो जो लाइन आप सेलेक्ट करेंगे वो होगी जो P1 एफ ऑफ P1 और P2 एफ ऑफ P2 को ज्वाइन करें। अगर ये प्रोडक्ट लेस देन 0 नहीं आता तो इसका मतलब रूट इस ब्रैकेट में लाए, P1 P2 की ब्रैकेट में लाए नहीं करता। ठीक है, तो फिर इसके अलावा जो पॉसिबल आपका कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो उस सूरत में P3 के लिए जो लाइन आप सेलेक्ट करेंगे उसमें आप P नॉट को कंसिडर करेंगे, P1 को छोड़ देंगे। P नॉट एफ ऑफ P नॉट से जो पॉइंट बनेगा और P2 एफ ऑफ P2 से जो पॉइंट बनेगा, इन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो सेकंड लाइन है वो एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हमारा P3 पॉइंट। तो इसमें पॉइंट्स की सिलेक्शन एक गलत तरीके से की जा रही है, लेकिन उसमें एक चीज को मेक श्योर कर रहे हैं कि जो भी दो पॉइंट लें रूट उनके दरमियान में रहे ताकि आप तेजी से रूट की तरफ जाएं। ठीक है, तो फॉल्स पोजीशन जो हमने मुंतखब की है वो कन्वर्जेंस रेट को बढ़ा रही है, आप तेजी से रूट की तरफ जा रहे हैं। सिमिलर मैनर से आपने P3 को आगे इस्तेमाल करना P4 को फाइंड आउट करने के लिए, तो तब आप P3 का प्रोडक्ट देखेंगे, P3 मल्टीप्लाई बाय P2, अगर ये लेस देन 0 हुआ तो रूट इन दोनों के दरमियान में लाई करेगा, तो जो दो लाइन होगी वो P2 एफ ऑफ P2 और P3 एफ ऑफ P3 को ज्वाइन करेगी, और वो लाइन जहां एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वो आपका P4 होगा। अगर ये प्रोडक्ट लेस देन 0 नहीं होता तो फिर जो पॉइंट आपने छोड़ा है, यानी कि यहाँ P3 P2 है, तो उस सूरत में जो पॉइंट आपने छोड़ा था P3 और P1 जो है, ये यकीनन तौर पे अगर एक कॉम्बिनेशन लेस देन 0 नहीं है तो P3 P1 का कॉम्बिनेशन जो है वो लेस देन 0 होगा, फिर रूट इनके दरमियान में लाई करेगा। सो ब्रैकेटिंग आप P3 और P1 की करेंगे, तो फिर इस केस में P1 एफ ऑफ P1 जो पॉइंट होगा फंक्शन के ऊपर, और P3 एफ ऑफ P3 जो पॉइंट होगा, इनको मिलाने वाली सेकेंड लाइन जो होगी उस वो लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करेगी, तो उस पॉइंट को जो है आप जो है वो P4 नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेंगे। इस तरह ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये रीलेबलिंग का मेथड है। रीलेबलिंग करते जाएंगे आप। जब प्रोग्राम बनाएंगे तो आमतौर पे हम वेरिएबल्स के नाम चेंज नहीं करते, बल्कि उसको की वैल्यू जो उसको असाइन की जाती है उसको तब्दील कर देते हैं। तो सक्सेसिव आइटरेशंस में आपने ब्रैकेटिंग को जहन में रख के पॉइंट्स की वैल्यूज को चेंज करना है, सिंपल स्वैपिंग नहीं करनी। तो ये कंपैरिजन है सेकंड मेथड का और मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन का। तो दोनों ही बेसिकली सेकंड लाइन ही ड्रा करते हैं, लेकिन सेकंड लाइन किन दो पॉइंट्स के दरमियान आपने ड्रा करनी है, बस इसमें थोड़ा सा आपको फर्क नजर आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि इस केस में जो आप रेगुलर फाल्सी मेथड के केस में जो आपके पास पॉइंट आते हैं, देखें ये आपके पास पॉइंट है P0 और ये आपके पास पॉइंट है P1। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव साइन रखेगा, लेस देन 0 होगा। तो ये तो मेक श्योर है कि P0 और P1 के दरमियान में रूट एग्जिस्ट करता है। वो सेकंड मेथड में भी ट्रू है, वो मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन में भी ट्रू है। ठीक है, तो दोनों केसेस में सही है। उसी तरह लाइन ड्रा करेंगे, उसी तरह P2 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, P2 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, तो आप P0 को इग्नोर कर रहे हैं, तो P2 और P1 आपके नेक्स्ट पॉइंट होंगे। तो अभी भी आपके दोनों मेथड बिल्कुल एक जैसे हैं, उसी तरीके दोनों में एक ही वे से आपने P3 को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, P3 पे आपके पास ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, P3 पे आपके पास ये पॉइंट बनेगा। तो इस पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, इस पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, सो आपने अब P2 को छोड़ा है, P3 और P1 के दरमियान रूट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरह हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। इन केस अगर कभी ये सीक्रेट लाइन जो है वो इधर आ जाती है, तो उस सूरत में आप P1 को छोड़ देंगे। रेगुलर फाल्सी की ये स्पेशलिटी है कि उस सूरत में आप P1 को जो है वो छोड़ देंगे। ठीक है, सो इधर अगर आप देखें इस फंक्शन के अंदर जो सेकंड मेथड था, ये आपके पास पॉइंट P0 था, ये आपके पास पॉइंट P1 था, ये उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू है, ये इसके फंक्शन की वैल्यू है, ये आपने P2 फाइंड आउट किया, या आपने P3 फाइंड आउट किया। ठीक है, P3 ने जाके यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, तो ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आ गई है पॉजिटिव। इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आ गई है पॉजिटिव। तो जैसे ही P4 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, तो सेकंड मेथड जो है इसमें दोनों पॉइंट एक ही साइड पे चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर स्वैपिंग करेंगे तो आप कन्वर्ज नहीं करेंगे, आप ओरिजिनल रूट से जो है वो दूर जा सकते हैं। सेकंड मेथड की ये जो क्या कह लें लिमिट है, इसको आप करेक्ट कर सकते हैं अगर आप इस मेथड को जो है वो जहन में रखें तो। ठीक है, सो रेगुलर फाल्सी मेथड में चूंकि आप पॉइंट को इंटरचेंज कर रहे थे, तो जैसे ही P4 आएगा तो आप पीछे से P1 को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि P4 जो है वो P1 से बेटर पॉजिटिव अप्रोक्सीमेशन है और रूट के करीब लाया करता है। तो ब्रैकेटिंग मेथड जो है वो फास्ट कन्वर्जेंस देता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा रिकमेंडेड मेथड तो नहीं है, लेकिन अगर कभी सेकंड मेथड जल्दी कन्वर्ज ना कर रहा हो तो आप मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बेसिक हमारे पास चीजें थी मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन की। तो अब उसी चीज को एल्गोरिदम की फॉर्म में हम कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बुनियादी चीजें वही हैं जो सेकंड मेथड की थी, वही इनपुट्स होंगी जो हमने सेकंड मेथड में ली थी। यहाँ पे जो डिफरेंस आप देखेंगे वो 6 पॉइंट्स पे है। कैलकुलेट एफ ऑफ एक्स नॉट मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सो इफ एफ ऑफ एक्स नॉट मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स टू इज लेस देन 0, तो एक्स नॉट जो है वो एक्स नॉट के बराबर रहेगा और एक्स टू की वैल्यू जो है x1%। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर ये लेस देन 0 है तो आपका रूट जो है एक्स नॉट और एक्स टू के बीच में लाए करता है। ठीक है, अदरवाइज इफ एफ ऑफ एक्स नॉट मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स टू इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब रूट इसमें लाए नहीं करता, तो फिर आप x2 को x नॉट को असाइन करेंगे और x1 नहीं रहेगा। अगर एफ ऑफ एक्स नॉट मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ x2 जो है ये 0 के बराबर आ जाता है, देन गो टू 8 और 8 में जाके जो भी वैल्यू आई है उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देंगे। x2 को बता देंगे कि ये तभी 0 हो सकता है, x नॉट आप पहले चेक कर चुके थे कि 0 नहीं है, ये तभी 0 हो सकता है जब एफ ऑफ x2 0 हो गया है, और अगर एफ ऑफ x2 0 हो गया है तो इसका मतलब x2 इस फंक्शन का रूट है, तो फिर हम डायरेक्ट जाके उसको डिस्प्ले करवा देंगे। अदरवाइज जब तक टॉलरेंस लिमिट जो है वो अचीव नहीं होती तब तक जो है वो इटरेशन कंटिन्यू रहेंगे। तो ये इसके स्टेप्स हैं जिनको आपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना है। तो आइए देखें हमने इस फंक्शन को, इस एल्गोरिदम को किस तरह से प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम C++ लैंग्वेज में हमने लिखा है जो मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन जो है इसको इम्प्लीमेंट करता है। तो इसका पहला हिस्सा हेडर फाइल्स का है, जो जितने भी हमने प्रोग्राम लिखे हैं वन वेरिएबल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सब में सेम ही रखा था। तो उसमें हमने ये 4 डिफरेंट हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड की। उसके बाद जो मेन स्टेप आता है, इक्वेशन होती है आपके पास, कोई भी एफ ऑफ एक्स को आपने डिफाइन करना होता है।
तो ये आपने हैश डिफाइन एफ ऑफ एक्स और ये सामने आपने एज इट इज इक्वेशन लिख दी। तो इसको आपका प्रोग्राम रीड कर लेता है, तो आप एक्स की जो भी वैल्यू देते हैं उसके लिए ये एफ ऑफ एक्स जो है आपको कैलकुलेट करके दे सकते हैं। यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, ये बुनियादी तौर पे डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर में अगर आप प्रोग्राम कंपाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसकी जरूरत पड़ती है। देन आप मेन प्रोग्राम को शुरू करते हैं इंट मेन से, और यहाँ से आपके मेन फंक्शन की बॉडी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, जो जो वेरिएबल्स हमारे काम आएंगे इस प्रॉब्लम के अंदर हम उनको डिक्लेयर करेंगे। तो इसमें एक्स नॉट है, एक्स वन है, एक्स है, एफ नॉट है आपके पास, एफ वन है, एफ है, ई है, और साथ ही एक वेरिएबल आप और बढ़ा लें, इसमें मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशन। अगर आप उस पर भी चेक लगाना चाहते हैं, अगर आप आइटरेशन पे इस मेथड में चेक नहीं लगाना चाहते तो और बात है, अगर आप चेक लगाना चाहते हैं तो फिर आप एक वेरिएबल एन भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दें। तो चूंकि ये जितने वेरिएबल्स हैं, बल्कि एन को फ्लोट में डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। आई वुड मेक अ करेक्शन, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशन जो है वो इंटीजर होंगे, तो उसके लिए आप जो है उसको इंटीजर डाटा टाइप से डिक्लेयर करें। ये लें। सो ये डिक्लेरेशन हो गई। तो ये सारे फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल हैं जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज आएंगी, और ये दोनों जो हैं स्टेप बी और एन बी, ये हमारे इंटीजर वेरिएबल्स। इसके बाद आउटपुट में आपने प्रेसियन सेट करनी है, तो उसके लिए मैनिपुलेटर इस्तेमाल करेंगे हम, सेट प्रेसियन। और उसमें जो नंबर आप लिख देते हैं, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी आपके वेरिएबल्स की वैल्यू डिस्प्ले होंगी, तो फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो स्क्रीन पे आएंगी। अगर आप यहाँ 6 लिख देते हैं तो डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक आपके पास वैल्यू आएगी। ये प्रेसियन को मेक श्योर करेगी कि आपकी वैल्यू कितनी प्रिसाइज है। तो उसको हमने फिक्स कर दिया ताकि सारे जो भी आपके पास रूट आते हैं या फंक्शन की वैल्यू आती है वो आपस में कंपेरेबल हो, उनकी प्रिसिजन कंपेयर की जा सके एक दूसरे से, कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज है। उसको आप टॉलरेंस लिमिट से जब मैच करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रिसिजन जो है वो आपके काम आएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आता है, कौन कौन से वेरिएबल्स हमने यूजर से लेने हैं, इनपुट्स कौन कौन सी लेनी है, क्या क्या एसेंशियल चीज़ें हैं जो हमने रीड करनी है। इनपुट्स रीड करने से पहले मैंने एक लेबल लिखा है अप, ठीक है। बुनियादी तौर पे वो इस गो टू स्टेटमेंट के लिए है। इस गो टू स्टेटमेंट का क्या काम है वो जब डिस्कशन में आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपने ये एक जो है गो टू स्टेटमेंट लगाई है, तो इसका लेबल आपने आप रखा है, वही आपने यहाँ पे भी मेंशन किया, तो ये प्रोग्राम का हिस्सा है। इनपुट्स में सबसे पहले आपके पास इनिशियल गैस आता है एक्स नॉट और एक्स वन। इन दोनों की वैल्यूज आपने यूजर से लेनी है, सी आउट करके आप उसमें गाइड करेंगे, सी के जरिए आप उससे वैल्यू ले लेंगे। वो कीबोर्ड के जरिए वैल्यू एंटर करेगा और एक्स नॉट और एक्स वन को वैल्यू असाइन हो जाएगी। फिर टॉलरेबल एरर है आपके पास कि कितना एक्सेप्टेबल एरर है, तो ई को आपने वो वैल्यू असाइन करनी है। उसे मैं टॉलरेंस भी समटाइम कहता हूँ। तो टॉलरेंस है बुनियादी तौर पे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, कितनी क्लोज हो, कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और लास्ट चीज जो आपको चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस। लास्ट प्रोग्राम से तरतीब मैंने थोड़ी सी बदली है, और वो इसलिए कि यहाँ हम ब्रैकेटिंग को इंश्योर करेंगे, यानी जो भी 2 पॉइंट लेंगे पहले आइटरेशन से, उसमें ये मेक श्योर करेंगे कि रूट उनके दरमियान में लाए करता हो। एक पे साइन पॉजिटिव हो, दूसरे पे फंक्शन का साइन नेगेटिव हो, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए। तो हमने ये किया कि पहले जो है वो एफ ऑफ एक्स नॉट कैलकुलेट कर लिया और एफ ऑफ एक्स वन भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। आप कंडीशन को चेक करने के लिए हमने एक इफ कंडीशन लगाई है, इफ एफ नॉट मल्टीप्लाई बाय एफ वन इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इनके दरमियान में रूट लाई नहीं करेगा, तो इस पर फिर आप रेगुलर फॉल्स मेथड, जो मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर आप कहेंगे कि इनिशियल गैस जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो गो टू स्टेटमेंट आपको दोबारा जो है वो स्टार्ट में ले आएगी जहां आपने इनपुट्स रीड की थी, ताकि आप दोबारा से एक्स नॉट और एक्स वन की नई वैल्यू रीड कर सकें। तो जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, गो टू स्टेटमेंट आपको बार बार यहाँ पे लेके आएगी, यहाँ से आपको बार बार यहाँ पे लेके आएगी गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। तो गो टू स्टेटमेंट यहाँ पे एक लूप का काम करेगी जो इस कंडीशन के जरिए कंट्रोल होता है।
लेट ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो इसका मतलब इनिशियल गैस जो है वो दोनों करेक्ट है। तो अब आपने फॉल्स पोजीशन मेथड जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये मैंने जस्ट हेडिंग के लिए जो है वो लिया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक स्टैटिक की लाइन स्क्रीन पे प्रिंट हो, फिर फॉल्स पोजीशन मेथड हेडिंग स्क्रीन पे प्रिंट, फिर एक स्टैटिक की लाइन जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो। तो ये एज इट इज आउटपुट में आपको नजर भी आ जाएगा, क्योंकि डबल कोटेशन में आप कुछ भी लिख दें, आप अपना नाम भी लिख देंगे तो वो भी एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। सो बेसिकली हेडिंग को खूबसूरत बनाने के लिए आप डिफरेंट प्रोग्रामर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, आप भी कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ जो मिडल में लाइन है वो भी लिख देंगे तो वो भी सफिशिएंट रहेगी। अब मेन जो पार्ट है प्रोग्राम का उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब मेन पार्ट को इम्प्लीमेंट करना आपके लिए इसलिए आसान होगा कि आप सेकंड मेथड को समझते हैं, और उस प्रोग्राम का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो सेकंड मेथड वाला ही है। लेकिन फाइनली आपने वैल्यूज को स्वैप कैसे करना है, कौन से दो पॉइंट्स चूज करने हैं नेक्स्ट गेस के लिए या अगली अप्रोक्सीमेशन के लिए, वो हमने कैसे अचीव किया। पहली चीज, आपने डू वाइल लूप इस्तेमाल किया, आपने चेक किया एफ नॉट इज इक्वल टू एफ वन तो नहीं है। अगर एफ नॉट और एफ वन बराबर हुए तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, और समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो अनडिफाइंड होता है तो मैथ एरर आ जाएगा, आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो उसके लिए आपने चेक करने के लिए कंडीशन लगाई है कि क्या डिनोमिनेटर जो है वो जीरो तो नहीं होता। तो मेक श्योर किया जीरो हो गया तो प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा, जीरो नहीं हुआ तो फिर आपने आगे सेकंड मेथड का जो फार्मूला है वो एज इट इज लिख दिया। ये एज इट इज हमारा सेकंड मेथड का रिलेशनशिप, ठीक है। ये सेकंड मेथड का हमारा रिलेशनशिप है। ये वैल्यू जो है वो नीचे जानी चाहिए थी, थोड़ा स्पेस का इशू है जिसकी वजह से जो है मैं इस ब्रैकेट को चले ऊपर कर देता हूँ। ले, ये सेकंड मेथड आपने अप्लाई किया, उससे आपने अप्रोक्सीमेशन जो फाइंड की उसका नाम आपने एक्स रखा है। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई बाय एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ नॉट माइनस एफ वन। तो ये डिनोमिनेटर है आपका एफ नॉट माइनस एफ वन। अगर ये जीरो हो जाता है तो फिर आप रेगुलर फॉल्स मेथड या सेकंड मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ये कंडीशन एवेल्युएट करनी पड़ती है, ठीक है। सो जो भी x की वैल्यू आई है उससे आपने f इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लिया। जब आपके पास एफ ऑफ एक्स भी आ गया, एक्स भी आ गया, नंबर ऑफ आइटरेशन भी आप जानते हैं कि कितनी है, तो फिर सी आउट करके आपने यहाँ से जो है स्टेप की वैल्यू प्रिंट करवाई आइटरेशन के सामने। डबल कोटेशन वाली वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होती है। तो आइटरेशन डैश के सामने यहाँ स्टेप आ जाएगा, कौन सी आइटरेशन चल रही है, _t एस्केप सीक्वेंस है, टैब देगी वैल्यूज के बीच में, और x इज इक्वल टू डबल कोटेशन में है, स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। सेट परिसीन आपने 10 की है, सेट विड्थ जो है वो 10 है। सो मैक्सिमम जो स्पेस एलोकेट होगी आउटपुट स्क्रीन पे वो 10 होगी हर वेरिएबल के लिए, ठीक है। तो वो भी आपने फिक्स कर दी है। तो उसके बाद ये आपने x की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट करवाई है, फिर आपने एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट करवाया, ये आपने विड्थ फिक्स की, इसके लिए भी 10, और फिर आपने एफ ऑफ एक्स जो है इसकी वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया। फाइनली एंड लाइन, जब ये सारी चीजें प्रिंट हो तो लाइन को एंड कर दें। ले, पहला काम हो गया जो कि सेकंड मेथड में होता था। सेकंड मेथड में लास्ट में एक स्पेसिफिक मेथड था कि पहला जो इनिशियल पॉइंट था उसको छोड़ देते थे, नेक्स्ट जो दो पॉइंट थे उनको कंसीडर कर लेते थे। अब ऐसा नहीं कर रहे। अब पॉइंट्स को स्वैप करने के लिए आपने कंडीशन लगाई है, इफ एफ नॉट मल्टीप्लाई बाय एफ इज लेस देन जीरो, इफ एफ नॉट मल्टीप्लाई बाय एफ इज लेस देन जीरो, तो इसका मतलब एफ नॉट और एफ वन के दरमियान जो है फंक्शन का रूट एग्जिस्ट करता है, एक्स नॉट और एक्स के दरमियान में रूट एग्जिस्ट करता है। तो फिर हम क्या करेंगे कि एक्स वन की वैल्यू अब हमारे काम की नहीं रही, तो एक्स वन की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। कहाँ से वैल्यू लेंगे, एफ नॉट तो पहले ही एक्स नॉट से निकला है, एफ जो है वो एक्स से निकला है, तो एक्स की वैल्यू लेंगे और एक्स वन को असाइन कर देंगे, ठीक है, और एफ की वैल्यू लेंगे, एफ वन को असाइन कर देंगे। अब आपको शुरू में जो आपने फंक्शन डिफाइन किया था उसको इस्तेमाल करने की जरूरत भी
नहीं पड़ेगी, क्योंकि फंक्शन की ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू ही आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो x और x0 के दरमियान में रूट लाई करता है, फिर आपको ये स्वैपिंग करनी पड़ेगी, x1 को अपडेट करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इसके दरमियान में रूट लाई नहीं करता, ठीक है, बल्कि f1 और f के दरमियान में रूट लाई करता है। तो अगर f1 और f के दरमियान में रूट लाई करता है, या आप कह लें इसको x1 और x के दरमियान में रूट लाई करता है, तो फिर x0 अब किसी काम का नहीं रहा। तो आपने x0 की वैल्यू को अब तब्दील कर देना है। किससे तब्दील करना है? जो आपका नया अप्रोक्सीमेटेड पॉइंट आया है x से। तो x की वैल्यू को लेंगे और x0 को असाइन कर देंगे। एल्स के केस में ये अल्टरनेटिव केस आपके पास है, और f की वैल्यू को f0 को असाइन। स्टेप के अंदर एक स्टेप का जो है वो इजाफा कर देंगे, ताकि काउंटर जो है वो गिनती करता रहे कि कितनी आइटरेशंस हो गई हैं। और हर बार काउंटिंग करने के बाद आप चेक करें कि क्या स्टेप्स जो हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशन से ज़्यादा तो नहीं हो गए। तो अगर स्टेप मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशन से ज़्यादा हो गए हैं तो फिर आप कह दें कि रूट जो है वो आपका मेथड जो है वो कन्वर्ज नहीं कर रहा, ठीक है, तो आप एग्जिट कर जाएंगे। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशन अचीव नहीं हुई तो फिर हमने चेक करना है कि क्या फंक्शन की वैल्यू टॉलरेबल लिमिट में आ गई है। जो टॉलरेंस लिमिट आपने सेट की थी, क्या फंक्शन की वैल्यू उसमें आ गई है? तो वाइल डू वाइल लूप था, तो वाइल के अंदर आपने कंडीशन लिखी इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f2 इज ग्रेटर देन a2, तो तब आप आइटरेशंस करते रहें, ठीक है। जैसे ही ये कंडीशन फॉल होगी, यानी फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू e की वैल्यू से छोटी हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि अब जो आपके पास रूट की वैल्यू आई है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब जो आपके पास रूट की वैल्यू आई है वो एक्सेप्टेबल है। यहाँ f एब्सोल्यूट ऑफ f लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने रूट को x से रिप्रेजेंट किया है, x2 से नहीं किया बेसिकली। सो वाइल f एब्सोल्यूट ऑफ f इज ग्रेटर देन e, तब तक जो है ये लूप आइटरेशन परफॉर्म करता रहेगा, या तो आइटरेशन लिमिट अचीव हो जाए, ठीक है, या टॉलरेंस की लिमिट जो है वो अचीव हो जाए। तो हाँ, इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम जो है वो वर्क करेगा। और आखिरी काम ये है कि अगर इन दोनों में से कोई भी लिमिट अचीव हो गई है तो फाइनली आपने रूट को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। तो आप लिखेंगे सी आउट एंड लाइन रूट इज, ये डबल कोटेशन में एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, और आप एक्स लिख दिया तो एक्स की जो भी आखिरी वैल्यू होगी वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, और रिटर्न 0 आपको प्रोग्राम को कंप्लीट करके दोबारा वापस ले आएगा। लें जी, ये है आपकी आउटपुट। इंटर फर्स्ट गैस में आपने 0 एंटर किया, एंटर सेकंड गैस में आपने 1 एंटर किया। टॉलरेबल एरर जो है वो आपने 0.00001 एंटर किया है, यानी इतनी छोटी वैल्यू हो जाए तो आप उसको 0 एक्सेप्ट कर सकते हैं। आइटरेशंस आपने 15 रखी है मैक्सिमम। मेथड्स ऑफ फॉल्स पोजीशन आपने अप्लाई किया, आइटरेशन 1 आई तो उसकी ये वैल्यू है, और ये फंक्शन की वैल्यू जो 0 नहीं है नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आइटरेशन 2 पे x की ये वैल्यू आई, ये भी 0 नहीं हुआ। x की ये वैल्यू आई है 3 पे, अब भी 0 नहीं है, लेकिन 0 के करीब ज़्यादा। आप देखें ग्रेजुअली जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद जो जीरोस हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अनटिल और अनलेस 11th आइटरेशन पे जाके x की वैल्यू है 0.517754, और f ऑफ x की वैल्यू आई है 0.00009, ठीक है। तो अब आपने टॉलरेंस लिमिट अचीव कर ली है, तो इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे और यही आपका रूट होगा। इसको हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा ले जी। ये हमारा मेथड था आज का जिसको हमने डिस्कस करना था, मेथड्स ऑफ फॉल्स पोजीशन, जिसमें आपने देखा कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो वही हैं जो सीक्रेट मेथड में थी। बस फ़र्क ये है कि ब्रैकेटिंग मेथड आपने इस्तेमाल किया है। 2 पॉइंट वो लेने हैं हर नेक्स्ट आइटरेशन के लिए जिन पे एक पे फंक्शन पॉजिटिव हो, दूसरे पे फंक्शन नेगेटिव हो, ताकि ये मेक श्योर करें कि रूट जो है वो उन 2 पॉइंट्स के दरमियान लाई करता हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप कह लें कि उसकी मॉडिफाइड फॉर्म में सीक्रेट मेथड की, और फास्ट कन्वर्जेंस के लिए हम मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन या रेगुलर फॉल्स मेथड को इस्तेमाल करते हैं। जी, ये हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। इस हवाले से क्वेश्चन हो तो आप डिफरेंट फोरम जो आपके लिए अवेलेबल हैं, चाहे आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं, और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर योर अटेंशन।